Hello everyone. Today I discuss the remaining portion of this topic, types of modulus of elasticity. और ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर. आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हुक्स लॉ, हुक का नियम क्या होता है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, प्रत्यास्थता की सीमा के बारे में बात की थी हमने, लिमिट इलास्टिसिटी, और हमने बात की थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्लियर है? तो इसके बारे में डिस्कस किया था हमने, और आज हम बात करेंगे इसके टाइप्स, कितने प्रकार से ये होगा, ठीक है, और ये एज ए डेरिवेशन एग्जाम में पुट अप होता है, और इसका जो डेरिवेशन है उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं. क्लियर है? तो इस टॉपिक को करने से पहले आपके स्ट्रेस के टाइप्स और स्ट्रेन के टाइप्स, प्रतिबल के प्रकार और विकृति के प्रकार, वो आपके प्रिपेयर होने चाहिए. क्लियर है? तो इसमें जो पहला टाइप है हमारा, वो रहेगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसको हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक. सेकेंड है हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको बोलते हैं हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक. और लास्ट में हमारे पास नंबर थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसमें बोलते हैं हम शेयरिंग या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये होगा आपका दृढ़ता गुणांक, या इसको कहेंगे हम अपरूपण गुणांक. अपरूपण गुणांक क्या? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक. क्लियर है? तो तीन प्रकार हमारे ये इस टॉपिक में रहेंगे, और ये तीनों टाइप्स, इन सभी का रिस्पेक्टिवली डेरिवेशन भी है, और इनका फॉर्मूला भी है, इनकी डेफिनेशन भी है विद सफिशिएंट डायग्राम. क्लियर है? तो जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने हुक्स लॉ. हुक्स लॉ में सिंपल हमने दो कंडीशन दी थी. स्ट्रेस का क्या है, स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग एक रिलेशन था, है ना, और उस रिलेशन को हमने क्या कहा था, हुक्स का लॉ कहा था, है ना. उसमें कंडीशन बनी थी हमारी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मतलब जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती है. और जब हमने उस वैल्यू को इक्वल लिया था इक्वेशन के साथ, तो हमने कांस्टेंट लिया था एक कैपिटल ई, है ना. ई क्या था? ई एक कांस्टेंट है, इसको हमने कहा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, प्रत्यास्थता गुणांक. ठीक है, इतनी हमारी बात हुई थी. और उसके बाद हमने अलग से डिफाइन करा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को. ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक. इसमें हमारे पास जब हमने इसको डिफाइन किया था, तो रेशो था E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, प्रतिबल अपॉन विकृति. ठीक है? तो सिंपल सी बात है, जब भी हम इसके टाइप करेंगे तो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को ध्यान में रखना है, प्रतिबल को और विकृति को हमें माइंड में रखना है, और ये टॉपिक हमारा इजी से हो जाएगा. तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है? इसको हम करेंगे रिप्रेजेंट कैपिटल वाई सिंबल से. और यंग ये कोई साइंटिस्ट है, इन्होंने किसके बारे में बताया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताया, राइट. तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के लिए टर्म्स हमने ली हैं, सिंपल टर्म है. तो इट इज ए डिफाइन एज द रेशो ऑफ ये longitudinal stress of the longitudinal stress corresponding to the longitudinal strain within the elastic limit.
तो इसका मीनिंग ये है कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसको जब हम डिफाइन करेंगे, उसको जब हम उसकी मीनिंग बताएंगे, तो ये एक रेशो है, एक अनुपात है। किस किस का अनुपात है? लोंगिट्यूडिनल स्ट्रेस आपका अनुदैर्ध्य दे रही है प्रतिबल किसके सापेक्ष है? अनुदैर्ध्य दे रही है विकृति। और किस कंडीशन में है? इलास्टिक लिमिट है ना, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। हमने हुक्स का जो लॉ बताया था उसमें ये कंडीशन ली थी कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन निकालेंगे तो वो हमेशा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर रहेगा। ठीक है, मतलब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जब भी होगा तो उसी कंडीशन में स्ट्रेस या स्ट्रेन के बीच आप रिलेशन बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यंग्स ने ये बताया था कि ये हमारे पास अगर कोई अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, इन दोनों का रेशो है, अनुपात है, तो वो क्या कहलाएगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे रिप्रेजेंट किससे? कैपिटल वाई सिंबल से, राइट। तो इसके लिए जो कंडीशन है, फॉर्मूला अगर बनाएंगे हम तो सिंपल फॉर्मूला बनेगा 10 इस प्रकार, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y इक्वल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल और आपका अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाएगा आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बड़ी सिंपल ये डेफिनेशन रहेगी आपको एग्जाम में, ये जो इसी प्रकार से राइट करके आनी है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर ए माना, राइट। अब हम बात करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक की, जो हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की, तो हमने आपको बताया था कि इस कंडीशन में कोई सिंपल एक वायर होता है या कोई सिलेंडर होता है, बट ये सॉलिड होगा, ठीक है। और ये जो सॉलिड हम लेंगे तो इसमें जो लेंथ होगी और इसकी जो विड्थ होगी, ठीक है ना, तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, समझ रहे हैं ना, वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी। मतलब आपकी जो लेंथ है वो मोटाई के सापेक्ष हमेशा ज्यादा लेनी है, अधिक होनी है। क्लियर है ना? तो इसमें कंडीशन ये थी कि इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, अपर एंड और लोअर एंड, तो इनमें से हमने किसी एक को फिक्स किया था और किसी एक सिरे के क्या एक्सटर्नल फोर्स है, आपका डिफॉर्मिंग फोर्स या आपका एक्सटर्नल फोर्स एफ क्या करेगा? वो इसके अलोंग वर्क करेगा, है ना, इसकी दिशा के अलोंग। ठीक है, तो वो कंडीशन हमने ली है इस फिगर नंबर 1 में। इस फिगर नंबर 1 में मैंने शो किया है, ये हमारे पास कोई वायर है, सॉलिड वायर है, इसकी लेंथ इसकी विड्थ के सापेक्ष लार्ज है, मतलब इसकी लंबाई इसकी मोटाई के सापेक्ष अधिक है, और इसकी जो वास्तविक लंबाई है स्मॉल एल या कैपिटल एल, जो भी आपको लेनी है, ठीक है। और इसका एक सिरा हमने फिक्स किया है पॉइंट ए से, और एक सिरे के कोरस्पोंडिंग हमने डिफॉर्मिंग फोर्स क्या किया है? एक्ट किया है, मतलब इस पे लगाया है। तो अगर हमारा ए सिरे पे ये फिक्स है और बी सिरा हमारा फ्री है, मतलब ये सिरा निचला वाला सिरा, ठीक है, तो उस समय इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो ये कितना है? डेल्टा एल, समझ रहे हैं ना। तो ये कंडीशन थी हमारी किसकी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में। और ये जो हमारे पास एफ है, ये किसके कोरस्पोंडिंग लग रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया ए, भाई कुछ एरिया कवर करेगा ना ये। तो ये जो हमारे पास एफ है, इसको हम क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम P बराबर एफ अपॉन ए, P बराबर एफ अपॉन ए। भाई जो आपका फोर्स है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जो आपका फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स है या आपका एक्सटर्नल फोर्स है, आपका जो बाह्य बल है या आपका विरूपक बल है, वही क्या है? आपका प्रतिबल भी है। क्यों? क्योंकि ये कोई कुछ तो एरिया घेरेगा ना, हमेशा कुछ एरिया कवर करेगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने ये फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया,
तो है तो ये फोर्स है ना, जी। बट ये कुछ एरिया ऑलरेडी कॉमन रहेगा, ये कवर करेगा। जी। तो जब भी बात करेंगे फोर्स की तो आप समझ जाना कि एरिया स्ट्रेस की बात हो रही है ना। तो ये क्या है, ये स्ट्रेस है, जी। प्रतिबल है, इसका फॉर्मूला हमेशा बनेगा F/A, F/A। और स्ट्रेन की बात करेंगे, विकृति की बात करेंगे। विकृति फिगर के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था विकृति का। स्ट्रेन का फॉर्मूला था चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, ऑफ बॉडी है ना। वस्तु का जो विन्यास है उसमें हुआ परिवर्तन और वस्तु का वास्तविक विन्यास, है ना। विन्यास का मीनिंग मैंने आपको बताया था, लेंथ होगा या उसका आयतन होगा या उसका आकार या आकृति होगी, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन हमारी क्लियर हो रही है डायग्राम से। डायग्राम में दोनों कंडीशन है, स्ट्रेन डेल्टा L/L है जी। और स्ट्रेस F है, F मींस P बराबर F/A है, क्लियर। तो ये डायग्राम हमें इस प्रकार से ड्रॉ करना है जिससे हमारा फॉर्मूला एक आर्टिकल में बन जाए, ठीक है। फॉर्मूला मैंने इक्वेशन नंबर ए में नोट किया है, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम बनाने के बाद आप डायरेक्ट कंडीशन दोगे, सिंस वी नो दैट, है ना, चूंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, हम जानते हैं चित्र के अनुसार अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो वैल्यू है हम इस प्रकार से वो ले सकते हैं। देन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा L/L, है ना। अनुदैर्ध्य विकृति क्या रहेगी, डेल्टा L/L रहेगी। इक्वेशन नंबर ये मैंने बी माना। उसके बाद एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या रहेगा, B बराबर F/A, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सी। तो ये दो कंसेप्ट हमारे डायग्राम से आ जाएंगे और लास्ट के जो हमारे लेक्चर हैं उनसे आ जाएंगे, क्लियर। बस अब उसके बाद इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी, इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू हम मैथमेटिकली फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए ये वैल्यू बी और सी की पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो मैंने कंडीशन ली है नाउ यूजिंग इक्वेशन ए बी एंड सी, है ना, समीकरण ए बी व सी का प्रयोग करने पर वो आपको पता है कि बी की और सी की वैल्यू पुट करनी है ए में, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में लिख देना। बट इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसको मैंने चेंज किया है पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन ली है इस वायर की और इसका एक सिरा फिक्स है ना, पॉइंटेज है, लेकिन इसका एक सिरा ओपन है ना, खुला हुआ है। और ये वो क्या बनाएगा, एज ए सर्किल बनाएगा, है ना। और इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। हम मान लेंगे भाई, कंडीशन मान लेंगे आर्टिकल करने के लिए कि कोई हमारे पास ठोस तार है जिसकी लंबाई L है और उसका एक सिरा किसी बिंदु से बंधा हुआ है और एक सिरा ओपन है, ठीक है। और इस सिरे का जो त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, तो इसलिए जो इसका एरिया है कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर। ये जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में बन के आएगा तो आप थ्योरी अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग देना, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिंपली आप थ्योरी बड़े आराम से आप राइट कर दोगे, क्लियर है। तो मैंने दो फंक्शन चेंज किए, ए मैंने पाई आर स्क्वायर लिया और मैंने इन दोनों की वैल्यू को ए में पुट करना है, तो इजी से पुट करेंगे और फंक्शन बनेगा हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y इक्वल, पहली वैल्यू क्या है, F/A है, या तो आप F/A छोड़ दो या इसको मैंने चेंज किया है F/पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, अपॉन डेल्टा L/L, ठीक है। इसको मॉडिफाई किया है मैंने और लास्ट एक्सप्रेशन बनाया हमारा y इक्वल, ये ऊपर कैरी करेगा, ठीक है ना, F इंटू एल अपॉन ये बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा है। और ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है डी में हैंड्स प्रूव्ड, क्लियर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए सॉलिड वायर, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर डी यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए एक व्यापक व्यंजक है जो किसी ठोस तार के लिए हमने दर्शाया है,
क्लियर है ना। तो अब अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल बनता है और किसी भी वायर का जो रेडियस है उसने वो दिया है और लेंथ दी है, दोनों लेंथ देगा, ठीक है, और फोर्स दिया है, तो सिंपली हम y फाइंड कर लेंगे, है ना। यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम ज्ञात कर, क्लियर है। या इसके अलावा कोई भी फंक्शन दे, यंग मॉडुलस दें और फोर्स पूछे, कोई एक फंक्शन पूछेगा आपसे, समझ रहे ना। तो उस प्रकार ये आर्टिकल आपको फॉर्मूले के साथ, है ना, न्यूमेरिकल के लिए भी करना है और अपनी थ्योरी के लिए भी ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो सिंपल पूछेगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताओ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ठोस पदार्थों के लिए क्या होता है, इसका अर्थ बताओ और इसका सूत्र बताओ, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और भी डायग्राम आपको ये देना है, इजी है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों के लिए करना है तैयार। थ्योरी मैंने आपको बता दी है किस प्रकार आप लिखोगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो जो भी आपने डायग्राम में प्रैक्टिकली मैंने बताया है वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम कहेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में जब भी हम बात करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर टाइप नंबर 2 हमने डेफिनेशन दी है इसी प्रकार से, B इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये आपका रहेगा अभिलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति, ठीक है ना, अभिलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति। अभी ये इसकी डेफिनेशन बनानी है तो सिंपली आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है बस आपको, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कंडीशन हो जाएगी विद इन द इलास्टिक लिमिट, है ना। अभिलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है, क्लियर। थोड़ा और अच्छा करना है तो सिंपली देंगे प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, है ना, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतनात्मक विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है, क्लियर। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस corresponding to the volumetric strain within the elastic limit, it is called bulk modulus of elasticity, clear। it is represented by symbol capital B, इसको हम करेंगे B से रिप्रेजेंट, समझ रहे ना। तो इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला बनाना है ना इसी प्रकार से, तो उसमें आप ध्यान देना, मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए डायग्राम बनाया था एक, है ना, हाइड्रोलिक वाला, ठीक है ना। उसमें आयतन हमारा कम हुआ था ना, उसमें हमारा जो कंडीशन थी हमारी डेल्टा V अपॉन V, है ना, वो कम हुआ था, हमारा आयतन कम हुआ था ना हमारा, और शेप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे, स्ट्रेस क्या रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस है किसी भी बॉडी को जब हम लेते हैं, अभिलंब प्रतिबल जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें यह था कि हम जब किसी वस्तु के ऊपर समान रूप से, है ना, समान भागों में एक बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, और वो बल उस वस्तु की सभी बिंदुओं पे समान आरोपित होता है, तो इस प्रकार का बल कहलाएगा अभिलंब प्रतिबल, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस है जो किसी बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया के सभी पॉइंट पे इक्वल वर्क करता है ना, तो वो कहलाएगा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला इसका P ही रहेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना, तो हम इसको P ले लेंगे या F नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, हमारा स्ट्रेन है ना ये, तो ये बनेगा आपका V अपॉन डेल्टा V, डेल्टा V अपॉन V, ये फॉर्मूला था हमारे पास स्ट्रेन का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हमें देखना है कि ये घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये घट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे
माइनस साइन लगा देंगे जी इसको मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जब ये आर्टिकल करोगे इसकी डेफिनेशन आपको ऐसे लेनी है जी जैसे ये लिए हैं, ये फंक्शन चेंज करने बस आपको, ठीक है। डायग्राम इस बार आप क्या दोगे, हाइड्रोलिक वाला दोगे, जी है ना। जी आपका जो एक मैंने सॉलिड है ना स्फेरिकल लिया था ना मैंने, बॉल बॉडी बॉडी ली थी मैंने, या बॉल जो भी थी, ठीक है, वो सॉलिड थी, स्फेरिकल थी, है ना। एक ठोस गोलीय ठोस वस्तु ली थी मैंने, उसके दो आयतन दिखाए थे, जी ठीक है। तो उस प्रकार आपको डायग्राम वो बनाना है वहाँ पे। जी डायग्राम बनाने के बाद उसमें दो वॉल्यूम दिखाने हैं, जी एक रियल और एक चेंज, ठीक है। तो ये डायग्राम वहाँ से रिप्लेस होके आ जाएगा। उसके बाद आप दो कंडीशन दोगे इस प्रकार से, यहाँ पे चलेगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, वो क्या रहेगा एफ अपॉन ए, या उसको हम पी कहेंगे, जी ठीक है ना। या तो एफ अपॉन ए कहोगे या पी, क्योंकि वो सबका इक्वल है ना, तो उसको हम एफ अपॉन ए कहेंगे, पी ले लेंगे, ठीक है। और ये रहेगा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये डेल्टा वी अपॉन वी विद माइनस साइन, ठीक है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को इसी प्रकार बनेंगी, सॉल्व करेंगे जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे और उसको सोल्व करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा v बराबर माइनस पी और v अपॉन डेल्टा वी, p मींस f अपॉन a ही है, ठीक है। तो ये आपका हेंस प्रूफ। तो इक्वेशन नंबर ई, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है बल्क मॉडुलस ऑफ, ठीक है ना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए जो हमारे पास व्यापक व्यंजक हैं, वो समीकरण नंबर ई में हमें इस प्रकार ये दिखाना है। क्लियर है ना। तो दो केस हमारे इजी से बन जाएंगे ये, ठीक है ना। आपको एक केस की प्रैक्टिस करनी है किसी एक की, उसके बाद आपका सेकंड और थर्ड इजी बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट के बारे में बात करेंगे, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हमने कहा था दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक, ठीक है। तो इसमें आप ने किया था, जब शेयरिंग वाला हमने किया था ना, शेयरिंग वाला, तो उसमें हमारे पास शेप में चेंज हो होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, है ना। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, और किस में परिवर्तन हुआ था, शेप में, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन दी थी हमने, एक क्यूब लिया था हमने सॉलिड, है ना, एक ठोस घन लिया था, और हमने उसके साइड में किनारे दिखाए थे, ठीक है। तो डायग्राम तो रहेगा इसके लिए वो वाला, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके ही बेस पे हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से या ईटा से, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना, या शेयरिंग स्ट्रेन, इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण विकृति, है ना। ये जो हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस है, इसको हमने क्या कहा था, शेयरिंग स्ट्रेस भी कहा था, है ना। शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस एक ही होता है, और किसके सापेक्ष है, ये शेयरिंग स्ट्रेन, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसमें हम चेक करेंगे, जो हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल है, उसमें क्या कंडीशन थी, उसमें कंडीशन ये थी कि हमारे पास कोई एक इस प्रकार से क्यूबिकल बॉडी थी, है ना, कोई ठोस घन बॉडी थी, है ना। उसका निचला सिरा लोअर एंड फिक्स था, और अपर एंड पे हमने फोर्स लगाया था, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था ना, तभी तो बनेगा इस स्पर्श रेखीय। तो इस घन की या इस सॉलिड क्यूब के जो सरफेस है, अपर सरफेस, उसके पैरेलल, है ना, उसके समांतर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स या बाह्य बल, ठीक है। और निचला सिरा इसका फिक्स है, वो है ना, फिक्स किया हुआ है, तो इसके शेप में चेंज होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग लेना है। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन में मैंने आपको बताया था कि जो इसकी शेप है, जो सरफेस की शेप है, जो उसकी सतह की आकृति है, वो कितने एंगल तक चेंज हुई है, मतलब जो उसकी आकृति है, वो निचला सिरा फिक्स करने के बाद ऊपरा सिरा हमने क्या किया है, उस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है, तो वो कितना एंगल पे घुमा है, समझ रहे हैं ना। तो वो थीटा, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को हम जब मैथमेटिकल फॉर्म में लाएंगे, तो
पहले डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन में रहेगा ये रहेगा आपका, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द शेयरिंग स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट, लिमिट्स है ना। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर स्पर्शरेखीय प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल क्या है, अपरूपण विकृति के अनुपात के समतुल्य होता है। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। इसको हम कैपिटल जी से या ईटा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसका हम मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने के लिए डायग्राम इसी प्रकार रिप्लेस करेंगे। वहां पे हम क्यूब बना के आएंगे। ठीक है ना, क्यूब जब बनाएंगे तो उसकी जो थ्योरी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से राइट करोगे कि हमारे पास कोई एक सॉलिड क्यूब है, इसका लोअर एंड, इसका निचला सिरा फिक्स है ना, स्थिर है, और ऊपरी सिरा क्या है, फ्री है, वो मुक्त है, और उस ऊपरी सिरे के समांतर सतह के अनुदिश हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स या बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं, जिसके द्वारा उस सॉलिड क्यूब का ऊपरी सतह थोड़ा क्या हो जाता है, आकार में परिवर्तन आ जाता है ना, और उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्पर्शरेखीय प्रतिबल है वो तो वही बन जाएगा, P बराबर F अपॉन A, और जो हमारे पास अपरूपण विकृति है वो बनेगी थीटा। ठीक है, उनको इसी प्रकार हम इन इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, और इक्वेशन में रखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा G बराबर F अपॉन A अपॉन थीटा। क्लियर है ना, तो या ईटा बराबर F अपॉन A थीटा। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयरिंग मॉडुलस ऑफ। तो इक्वेशन नंबर F ये हमारे पास दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक के लिए व्यापक व्यंजक है जो किसी ठोस पदार्थ के लिए क्या है, मान्य है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो किसके लिए है, बल्क मैटर के लिए है ना, रिजिड या सॉलिड के लिए है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार ये तीन टाइप्स हैं हमारे जो एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके न्यूमेरिकल्स या आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत अधिक क्वेश्चन इनसे पुट अप होते हैं। तो इन टॉपिक को करने से पहले आप अच्छे से स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर, और उसके बेस पे ये आपका टॉपिक बड़ा ही इजी बन जाएगा। क्लियर, तो टॉपिक को हम क्लोज कर रहे हैं, जल्दी से इसका रिवाइज करते हैं ब्रीफली। टॉपिक है टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए पुट अप होता है। ये तीन प्रकार का होता है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन भी वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिबल और विकृति भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। सेकंड है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयरिंग मॉडुलस ऑफ। ये आपका दृढ़ता गुणांक। तो किसी एक को डिफाइन करेंगे। सपोज दैट हमने यंग को किया है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने डिफाइन किया है और इसका हमने डेरिवेशन फाइंड किया है। तो इसके डायग्राम बनेगा, कोई सॉलिड वायर बनेगा जिसकी लेंथ इसकी मोटाई के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, अधिक होगी। इसकी जो लंबाई है उसकी मोटाई के सापेक्ष अधिक लेनी है। तो ये L है और ये F हमारे पास ये फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसकी एक फ्री एंड के अलोंग लगा है, ये बन जाएगा डेल्टा L। ये बिंदु A पे फिक्स है और ये फ्री है। ठीक है, तो P बराबर बन जाएगा F अपॉन A और इसका जो विकृति बनेगी डेल्टा L अपॉन L बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन किया हुआ है इस इक्वेशन नंबर A में। ये बनेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम दे देंगे प्रतिबल अपॉन हम दे देंगे विकृति। इनको हमने अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्म में लिया है फिगर के अकॉर्डिंग। इक्वेशन नंबर B डेल्टा L अपॉन L, इक्वेशन नंबर C F अपॉन A। अब A को हम चेंज कर सकते हैं या ऐसे ही रहने देना, A इक्वल पाई आर स्क्वायर लिया है तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे B और C की इक्वेशन नंबर A में और हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन जाएगा फाइनल y इक्वल F इनटू L अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा L। ठीक है, ये आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे बल्क के लिए। बल्क मॉडुलस में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, आपका अभिलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति है।
इनके लिए डायग्राम चलेगा हमारा। कोई सॉलिड स्फेरिकल कोई बॉडी या बॉल है, उसमें हमें वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम लेने हैं, एक आपका चेंज वॉल्यूम, एक रियल वॉल्यूम, ठीक है। और आपका स्ट्रेस हमेशा वही रहना है, ठीक है ना, P। अगर बात हो नॉर्मल की तो आप F अपॉन A को P लिख के आना, क्योंकि ये सभी पॉइंट पे इक्वल वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो अलग है, क्योंकि इस पॉइंट पे F नहीं है, केवल इस पॉइंट पे है, बट नॉर्मल में क्या है, सभी पॉइंट पे इक्वल है, तो इसलिए इसको हम P भी लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन है इसका लिखने का। तो इसी प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे और दोनों इक्वेशन इस प्रकार से बनेंगी, उनको सिमिलर आप पुट करना और अपना एक्सप्रेशन लेके आना, B इक्वल माइनस B अपॉन डेल्टा B। लास्ट में हमारा ये रहेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जड़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। इसमें आपको एक क्यूब देना है ना, सॉलिड क्यूब, और उसको लोअर एंड से फिक्स करना है, जिस प्रकार हमने ये फिक्स किया है ऊपर से, वो आपको लोअर से फिक्स करना है, और उसकी अपर सरफेसेस को आपको थोड़ा चेंज करना है ना। और उसको आप टेंजेंशियल के लिए लोगे और शेयरिंग के लिए लोगे, है ना। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, है ना। स्पर्शरेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति, है ना, या अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना, इजी से करके आना इसको। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार देंगे, डायग्राम भी, और डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको राइट करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे हम, G बराबर F अपॉन A अपॉन थीटा। क्लियर? इक्वेशन नंबर हमारी F है ये, हेंस प्रूव। तो इस प्रकार ये कंप्लीट टॉपिक हमारा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंप्लीट होता है। क्लियर? आने वाली प्रॉब्लम को आप डिस्कस करोगे हमारे साथ, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आर्टिकली रहेगा, पॉइजन्स लॉ क्या होता है वो बताएंगे। उसके बाद इसमें 1-2 आर्टिकल इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना ये आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? तो थैंक्स फॉर टुडे।